जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। एसएससी फेज 13 का एग्ज़ाम 30 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। तो 30 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हमें मिले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप लोग इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर पहले की, वार्षिक वित्तीय विवरण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बात करें एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत प्रस्तुत किया गया है। यह केंद्र सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष के राजस्व और व्यय का विस्तृत लेखा जोखा होता है। इसे आमतौर पर बजट कहा जाता है और यह हर वर्ष 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बजट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स देशों में किस देश में अमेजन वर्षावन स्थित है? तो इसका जवाब होगा अमेजन वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। इसका अधिकांश भाग दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश में स्थित है। तो किस देश में? तो ब्राज़ील देश में। वही बात करें ब्रिक्स में तो 5 देश समूह है। कौन कौन से? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश ब्रिक्स में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है रामचंद्र गुहा है। यह पुस्तक 2010 में प्रकाशित हुई थी। तो मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी एक घूर्णन लगभग कितने घंटों में पूरा करती है? तो इसका जवाब होगा लगभग 24 घंटे में। पृथ्वी एक घूर्णन लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक कितने प्रदूषकों के आधार पर मापा जाता है? तो इसका जवाब होगा 8 प्रदूषकों के आधार पर मापा जाता है। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक 8 प्रदूषकों के आधार पर मापा जाता है। चलिए देख लेते हैं 8 कौन कौन से प्रदूषक हैं। तो पहले पर है PM10, जिसका नाम है पार्टिकुलर मैटर्स लेस देन 10 माइक्रॉन्स। सेकेंड है PM2.5 है। और थर्ड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड। फिफ्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड। सेवेंथ है ओजोन। 6 ओजोन है और 7th है एनोमिना। और 8वां है जिसे लेड पी भी बोला जाता है। ये 8 प्रकार के प्रदूषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें 3 ये रहा। ये तीनों को पुरस्कार दिया गया है। चौथा ऑप्शन जो भी होगा उसका आंसर वही रहेगा। हमें ऑप्शन तो नहीं मिला है। चलिए देख लेते हैं ये तीनों को कब कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। वही बात करिए, तीनों को गुरु रामभद्राचार्य, गुलजार और विनोद कुमार शुक्ल, ये सभी को हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देख लेते हैं कब कब मिला था। तो गुरु रामभद्राचार्य को वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। वही बात करें गुलजार को तो उर्दू कवि व संगीतकार के लिए इन्हें वर्ष 2023 के 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और बात करें विनोद कुमार शुक्ल को तो हिंदी साहित्यकार के लिए वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो इन तीनों को दिया गया था। चौथा ऑप्शन जो भी होगा उनको नहीं दिया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी? तो इसका जवाब होगा लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम रही थी। वही बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य की तो सिक्किम की सबसे कम थी, 6 लाख थी। वहीं उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को ब्रिटिश कालीन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लाने का उद्देश्य पारित किया गया था। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक डिजिटल के युग में अनुरूप बनाना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानूनी मान्यता देना, पारदर्शिता और त्वरित न्याय को सुनिश्चित करना है। आगे देखते हैं। यह कानून न्यायालयों में साक्ष्यों का प्रयोग को सुसंगत, प्रभावी अनुसंधान बनाने में मदद करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में न्यायिक कार्यवाहियों में साक्ष्य के नियमों को समेकित, परिभाषित और संशोधित करना है, ताकि न्यायालयों को सत्य का पता लगाने में मदद मिल सके, जो इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाउल एक संगीत परंपरा है जो किस भारतीय राज्य से संबंधित है?
तो इसका जवाब होगा पश्चिम बंगाल। बाउल एक संगीत परंपरा है जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बात करें 2005 में यूनेस्को ने बाउल संगीत को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में मान्यता दी थी। तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में दशक की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी? तो इसका सही जवाब रहेगा नागालैंड में। नागालैंड की 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी। कितना रही थी? तो -4 रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांसीसी संरचना यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो बात करते हैं भारत में फ्रांसीसी संरचनाओं में से चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह प्रसिद्ध फ्रांसीसी स्विस वास्तुकार ले कॉर्बुजिए द्वारा डिजाइन किया गया था। और इसके अतिरिक्त देख लेते हैं तो 2018 में मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल को भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इनमें से आपका जो भी ऑप्शन होगा इसका आंसर वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी, जिसके संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा और सचिव डॉक्टर एजी नोहरेन थे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ओलंपिक खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय टीमों का चयन, प्रशिक्षण और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। इसका यह मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। यह विभाजन ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसका औपचारिक उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया गया, लेकिन असली उद्देश्य फूट डालो और राज करो नीति के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था, जो इसका मुख्य उद्देश्य था। इस विभाजन के खिलाफ व्यापक विरोध हुआ और यही आंदोलन आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण बना था। और आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसे कब रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। इसे भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था। ये इंपॉर्टेंट बहुत बार बार पूछता है, इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 अक्टूबर 2024 को विजय किशोर राहतकर ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पर पद संभाला। राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका क्या है? तो आपको बताना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी। इनके कार्यों में कौन कौन से कार्य शामिल है, जिनका उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और भेदभाव की शिकायतों को जांच करना है, सरकार को नीति निर्माण में सलाह देना, महिलाओं के कल्याण हेतु रिपोर्ट और सिफारिशें तैयार करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना। ये 4 में से जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा इसका आंसर ये रहेगा। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो इसका सही जवाब होगा कि राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो बात करें, इल्बर्ट बिल को 1883 में तत्कालीन कानून सदस्य सर कोर्टेन इल्बर्ट द्वारा पेश किया गया था। इस बिल का उद्देश्य भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय नागरिकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई को अधिकार देना था, जो इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रविड़ शैली में विमान का आकार कैसा होता है? तो इसका जवाब होगा पिरामिडानुमा। द्रविड़ शैली में विमाना का आकार पिरामिडानुमा होता है। बात करें विमाना की मंदिर की वह ऊंचाई वाली संरचना होती है जो गर्भगृह के ऊपर स्थित होती है, तो मंदिर के ऊपरी वाले हिस्से को कहा जाता है। बात करें द्रविड़ शैली में मुख्यतः दक्षिण भारत की विकसित हुई, उसमें विमाना का आकार पिरामिड के समान होता है, अर्थात सीढ़ीनुमा चढ़ाव के साथ ऊपर की ओर संकीर्ण होता जाता है। नीचे मोटा रहता है और ऊपर जैसे जाओगे तो पतला होता जाएगा। ये होता है विमाना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला की किस शैली पर
हेलेनिस्टिक शैली का प्रभाव था? तो इसका जवाब है गांधार शैली पर। गांधार कला शैली पर हेलेनिस्टिक शैली का प्रभाव था। वही बात करें, गांधार कला का विकास 1st सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी CE के बीच उत्तर पश्चिम भारत, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्से में हुआ था। यह कला शैली मुख्य रूप से कुषाण वंश, विशेष रूप से कनिष्क के शासनकाल में फली फूली थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सूर्य पृथ्वी मिशन लैग्रेंज पॉइंट L1 किससे संबंधित है? तो उसका जवाब है आदित्य L1 मिशन से संबंधित है। वही बात करें, आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबड्डी में एक रेड की अवधि कितनी होती है? तो इसका जवाब है 30 सेकेंड। कबड्डी में एक रेड की अवधि 30 सेकेंड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय का हिस्सा है? तो इसका जवाब होगा, संघ सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो कौन कौन से आते हैं? रक्षा, विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा, रेल, नागरिक उड्डयन आदि संघ सूची में आते हैं। तो इसमें जो भी आपका ऑप्शन दिया होगा इसका आंसर ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंगो सावर क्या होता है? तो बात करें, ग्रीष्म ऋतु के अंत में दक्षिण भारत में होने वाली प्री मानसूनी बारिश को मैंगो सावर कहा जाता है। मैंगो सावर सामान्य शब्द है जो दक्षिण भारत विशेषकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में होने वाली अप्रैल मई की प्रारंभिक वर्षा में इस्तेमाल होता है। ये है मैंगो सावर। इसका नाम कैसे पड़ा? तो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह बारिश आम के फलों के पकने के मौसम में मेल खाती है और फलों की वृद्धि को प्रभावित करती है, तो इसलिए इसका मैंगो सावर नाम पड़ा है। सो दोस्तों, इतने क्वेश्चन हमें मिले जो हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।